जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वरदा आप सबसे कहें कि ऑनलाइन आ जाएँ। कल जो आप लोगों ने असाइनमेंट पे काम किया था, उसके हवाले से भी आज हम क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, जो मैंने आपको दी थी। उसमें कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने लिखे हैं और कुछ ने नहीं लिखे। तो उस हवाले से हम जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। इसी वजह से रिवीजन का भी जो है वो यही टॉपिक हमने रखा है, क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी टॉपिक्स को हमने जो है वो रिवाइज़ किया है, लेकिन ये टॉपिक जो है वो आपका रह गया है। हाँ जी, सबको बोलें कि वो ऑनलाइन आ जाएँ ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स, हाँ जी, ओनली 2 स्टूडेंट्स। अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग है, बैठो। हाँ हाँ, ये दे दो इसे, ये दोनों चीजें इसको दे। वरदा सब लोग ऑनलाइन आ जाएँ। बेटा अभी भी ओनली 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन हैं, बाकी सबसे भी बोल रहे हैं। No one wants to take class. जी, मैं सबसे बार-बार कह रही हूँ, वरना मैंने ग्रुप में भी आपको मैसेज किया है, लेकिन अभी तक जो है वो कोई स्टूडेंट नहीं है। सबकी मैंने जो है वो कमिंग जो आपका वीक है उसकी एब्सेंट मार्क कर दूँगी, अगर आप लोग जो है वो टाइमली टाइम पे क्लास पे नहीं अगर आप लोग आ रहे हैं तो। अली हमजा, तुम यहाँ घूम रहे हो? क्लास ही लेनी तुमने? कौन सी क्लास ले रहे हो तुम? दिखाओ जरा तुम कौन सी क्लास ले रहे हो, तुम तो इधर उधर सैर कर रहे हो। अभी मैम आया ये देखें, ये घर से आया वो सबमिट करवाने स्पेशल। कल शाहरुख को मैसेज किया, वो कहता है मैं खेतों में काम कर रहा हूँ। आजकल मैं वो एक्चुअली वो गंदम का सीजन कटाई हो रही है, तो लेक्चर नहीं लेने, कटाई करनी है। प्रीएचएस वाले तुम लोगों को पूछेंगे। मीडियम क्लासेस हो रही है और आराम से वो कहता है मैं तो खेतों में काम कर रहा हूँ। मैंने असाइनमेंट नहीं करना। हाँ, ये जो देखो जरा 7 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बस, सिवाय वर्दा के और तो कोई रेगुलर होता ही नहीं है। जी, सिद्रा, वर्दा, बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? जल्दी से ऑनलाइन आ जाएँ ताकि बेटा हम लोग स्टार्ट करें। टाइम हमारा जा रहा है। 7 स्टूडेंट्स जो है उसकी मैं क्या क्लास लूँ?
हम आ गई हैं। Okay, after completing this lecture, we will be able to understand the important terminologies, define theories and management, describe classical theory and its elements. जी सब ठीक है, सब स्टूडेंट्स को बोलें ऑनलाइन आए, पहले जल्दी करें। जी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, डिफाइन थ्योरी एंड मैनेजमेंट, डिस्क्राइब क्लासिकल थ्योरी विद इट्स एलिमेंट, पोर्ट्रे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी विद प्रिंसिपल, एक्सप्लेन सिस्टम थ्योरी इन डिटेल। मतलब आज सारी की सारी आपकी जो है वो थ्योरीज है जिनकी रिवीजन है। डिस्क्राइब कॉन्टिजेंसी थ्योरी विद इन्फ्लुएंसिंग फोर्सेस, पोर्ट्रे द कॉज थ्योरी, एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी विद एग्जांपल। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले आपके पास ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। अ टर्म प्रपोज बाय मैक्स वेबर, ठीक है, जो आपका फाउंडर था। इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उसका सेहरा जो है वो मैक्स वेबर को जाता है। इसने 1958 के अंदर जो है वो डिफाइन किया टर्मिनोलॉजी ब्यूरोक्रेसी को, और उसने बताया कि बेसिकली इट इज़ ए आइडियल इंटेंशनली रैशनल, इंटेंशनली मतलब कि डिलिबरेटली जो चीज़ रैशनलाइज्ड होती है, एंड मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की। ब्यूरोक्रेसी को हम लोग डिस्टिंग्विश्ड करते हैं बाय गवर्निंग रूल्स,
ठीक है, मतलब इसके रूल्स जो है वो गवर्निंग होते हैं और रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यानी कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टास्क जो है वो हम लोग असाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यू कैन से के हायरार्की, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। चेन ऑफ कमांड होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, यानी कि स्पेशलिटी वाइज हम इसको डिवाइड करते हैं। देन हमारे पास थ्योरी आ जाती है। थ्योरी इज एन एनालिटिकल स्ट्रक्चर डिजाइन टू एक्सप्लेन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। थ्योरी जो है वो एक एनालिटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को देखते हो। और एक थ्योरी जो होती है उसकी टू थिंग्स होती है। इट डिफाइंस दिस सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन एज ए क्लास ऑफ फिनोमिना, मतलब इसमें आप फिनोमिना भी लेते हो एंड मेक्स असर्शन अबाउट द अंडरलाइंग रियलिटी दैट ब्रिंग्स अबाउट और इफेक्ट्स दिस क्लास। ठीक है, और जो ओवरऑल जो है वो आपकी इफेक्ट करती है उस क्लास को, और रियलिटी इसके अंदर बेसिकली बेस्ड होती है। अब थ्योरी जो होती है उसमें 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं अगर देखा है। ठीक है, अगर आप रिसर्च पढ़ रहे हो तो रिसर्च में आपने देखा है कि एक जो उसका पैराडाइम है वो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव है। अब इशू ये है कि जो क्वालिटेटिव पैराडाइम है उसके अंदर हमेशा याद रखें कि डाटा जो है वो आपका डाटा कलेक्शन जो है वो आपकी हाइपोथेसिस जब आप जनरेट करते हो तो उससे पहले हो जाती है और बाद में हाइपोथेसिस बनाया जाता है। कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं, क्वालिटेटिव पैराडाइम ये कहता है। ऑन द अदर हैंड जो क्वांटिटेटिव है उसके अंदर जो है वो आपका डाटा कलेक्शन पहले होता है, बाद में आप जो है वो एनालिसिस वगैरह पे जाते हैं। तो बेसिकली जो थ्योरी बनती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर वो क्वाइट मतलब डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो बेसिकली जो जनरलाइज इसकी डेफिनेशन वो यही है कि बेसिकली थ्योरी जो है वो एक एनालिटिकल स्ट्रक्चर होता है और सेट होता है ये ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक वन पार्ट इसका फिनोमिना है एंड द अदर वन इज रियलिटी है। इट डिफाइंस दिस सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस एज क्लास ऑफ फिनोमिना एंड makes assertion about the underlying reality that brings about or affects this class। ठीक है, जो कि ओवरऑल जो है वो इस क्लास को इफेक्ट करती है, यानी फिनोमिना रियलिटी दोनों चीजें साइमल्टेनियसली इसके अंदर चल होती है। अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है। Organization and coordination of the activities of an enterprise in accordance with certain policies and in achievement of clearly defined objectives। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन जो होती है एक्टिविटीज की किसी भी इंटरप्राइज की अकॉर्डिंग टू सर्टेन पॉलिसीज, ठीक है, और अचीवमेंट के अकॉर्डिंग क्लियरली उसको जो है वो ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूडेड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन along with machines, materials, human and others and money। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर जो है वो प्रोडक्शन आपकी आ जाती है, मशीन मटेरियल्स होगी, ठीक है, मनी हो गया, और जो बेसिक टास्क होता है मैनेजमेंट का वो ऑलवेज 2 फोल्ड होता है, यानी उसके अंदर मार्केटिंग भी आ जाती है और इनोवेशन भी आ जाती है, बोथ मार्केटिंग एंड इनोवेशन। अब इनोवेशन में हमेशा जो है वो एक नई चीज़ आती है और मार्केटिंग में जो है वो हम एडवर्टाइज करते हैं चीज़ों को। मैनेजमेंट थ्योरीज की अगर बात करें तो फॉलोइंग आर द मेन मैनेजमेंट थ्योरीज। उसके अंदर क्लासिकल थ्योरीज हैं, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हैं यानी नियो क्लासिकल थ्योरी, सिस्टम थ्योरी है, कॉन्टेंजेंसी थ्योरी है, कॉस्ट थ्योरी है और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है। ये वो थ्योरीज हैं जो कि मैनेजमेंट थ्योरीज का एक पार्ट है। क्लासिकल थ्योरीज में अगर बात की जाए तो द क्लासिकल अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कंप्लीटली ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिकल जैसे आप लोग क्लासिकल सॉन्ग सुनते हैं तो आप देखते हैं उसके अंदर के जो है वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और क्लासिकल थ्योरी इज बिल्ट अराउंड 4 एलिमेंट। और एक जो फॉर्मल इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि बिल्कुल जैसे कि आज से पहले भी बनता आ रहा है, वो जो है वो उसने बताया है कि वो 4 एलिमेंट्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द लेबर है, चेन ऑफ कमांड है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, ये वो सारी की सारी 4 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर में ये है कि डिवाइडिंग द वर्क एंड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ टास्क इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब आप वर्क डिवाइड करते हो, नंबर्स को जो है वो रिड्यूस करते हो, ठीक है, और अपने वर्क को जब आप नंबर को रिड्यूस करोगे तो अपने काम को
डिवाइड होते हैं और इंक्रीजिंग होते हैं एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट जो है वो भी इम्प्रूव होती है। दिस कॉन्सेप्ट लेंड्स इटसेल्फ टू प्रोफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन के ज़मरे में आ जाते हैं। देन आ जाता है आपके पास चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड इज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेन ऑफ कमांड को। फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में अथॉरिटी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब अथॉरिटी क्या है? राइट और पावर टू डायरेक्ट, ठीक है, जिसमें आप राइट या पावर ऑफ डायरेक्शन आप जिसमें डायरेक्ट पावर जो है वो अलॉट करते हो, इसमें लाइन भी आ जाती है और स्टाफ भी आ जाती है। लाइन अथॉरिटी में जो है वो आपके पास लीनियर हायरार्की आती है, यानी कि सेम लेवल के मैनेजर जो होते हैं वो एक जगह पे बैठे होते हैं जो कि एक्टिविटी को डायरेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपकी स्टाफ अथॉरिटी है, बेसिकली इट इज़ एन एडवाइजरी रिलेशनशिप, रिकमेंडेशन एंड एडवाइस आर ऑफर्ड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क इज असाइन टू अदर्स, ठीक है। और स्टाफ अथॉरिटी जो है वो एक एडवाइजरी रिलेशनशिप है जिसमें आप रिकमेंडेशंस यूज़ करते हो, एडवाइस यूज़ करते हो जो कि ऑफर की जाती है, और डिफरेंट वर्क जो है वो असाइन किया जाता है टू द अदर्स। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है वो आपके पास ऑब्लिगेशन आ जाता है, यानी कंपल्शन टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स और परफॉर्म सर्टन फंक्शन, ठीक है। मतलब ऑब्लिगेशन में आपके पास जो है वो सर्टन फंक्शंस आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं जो कि आपने परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ द वर्किंग ग्रुप, ठीक है। डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स की इसके अंदर अरेंजमेंट होती है। क्लासिकल थियरीज डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन एज ए मीन्स टू मेंटेन रिकॉर्ड, reinforce authority एंड प्रोवाइड ए फॉर्मल सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें हम अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अथॉरिटी को रीइंफोर्स करते हैं और एक फॉर्मल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट आपका इसके पास आ जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट कैन बी इफेक्टिवली सुपरवाइज्ड बाय ए सिंगल मैनेजर और सुपरवाइजर, ठीक है। अब अगर एक सिर्फ आपके पास 6-7 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आपके अंडर काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग एज ए टीम लीडर और सुपरवाइजर, तो इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इफेक्टिवली सुपरवाइज्ड होते हैं एक सिंगल मैनेजर या सुपरवाइजर के थ्रू, ठीक है। तो हाई स्पैन ऑफ कंट्रोल हैज ए डायरेक्ट लिंक टू ग्रेटर एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, फास्ट decision making process, improved communications, greater organizational flexibility, reduce personal and overhead costs, increase delegation resulting in improved job satisfaction, ठीक है। इसमें आपका ओवरऑल क्या होता है, एम्प्लॉय की एम्पावरमेंट बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इन्हांस हो जाती है, ठीक है। और आपकी पर्सनल और जो ओवरहेड कॉस्ट्स हैं वो भी मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। और आप अपने टास्क को जो है वो डेलीगेट करते हो, ठीक है, ताकि ओवरऑल जो जॉब की सेटिस्फेक्शन है और जो उसकी इम्प्रूवमेंट है उसको इन्हांस किया जा सके। और ओवरऑल अगर आप अपनी जॉब जेडीज अच्छी बनाएंगे स्मार्ट वर्क के थ्रू तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी होगी। नेक्स्ट आ जाता है देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस ऑन स्पैन ऑफ कंट्रोल, जैसे जॉब कॉम्प्लेक्सिटी है, जॉब सिमिलैरिटी है, ठीक है, जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एम्प्लॉयज है, अमाउंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन टू कंप्लीट द टास्क है। कॉम्प्लेक्सिटी में ये है कि मोर कॉम्प्लेक्स जॉब मोर मैनेजरियल आउटपुट, ठीक है। मतलब अगर कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज़्यादा है, मल्टीपल फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो मैनेजरियल आउट इनपुट जो है वो भी ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। मोर टास्क you will be being offered from the supervisor. On the other hand, when we will talk about similarity, तो similar job is equal to more employees per manager, ठीक है। ज़्यादा employees per manager जो है वो आपके जो है वो इसमें मौजूद होंगे। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, डिस्पर्स्ड लोकेशन, ठीक है, मोर सुपरविजन, अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन टू कंप्लीट टास्क, हाई कोऑर्डिनेशन, मोर सुपरविजन। टास्क स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात की जाए तो मशीन ब्यूरोक्रेसी इसके अंदर आ जाती है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ मैनेजर्स हैं आपके पास, ठीक है, नैरो स्पैन्स ऑफ कंट्रोल है, कैन सफर फ्रॉम हैविंग टू मैनी मैनेजर्स, एक्सपेंसिव है,
डिसीजन कैन टेक ए लॉन्ग टाइम टू रीच बॉटम ऑफ हायरार्की, ठीक है, डिसीजन लेने में जो है वो आपको टाइम लगता है इसमें। कैन प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन, ठीक है। डायरेक्ट जब आप एक बॉस के लिंक में हो तो आपको क्या होगा कि आप अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज़्यादा होंगी। एंड मैनेजर डज नॉट टू स्पेंड सो मच टाइम मैनेजिंग स्टाफ, और उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अपने स्टाफ को मैनेज करने में। ऑन द अदर हैंड जो आपका फ्लैट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है, उसमें फ्यू मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जब मैनेजर ज़्यादा हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी वाइड होगा, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। ये डिसेंट्रलाइज से मुराद ये है कि फ्रॉम वन पर्सन टू मैनी पर्सन फोकस्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मैनेजर्स क्यों हैं और नीचे की जो आपके पास एम्प्लॉयज हैं उसका नंबर ज़्यादा है, तो हर पर्सन की जो है वो एक अपनी साइकी, अपनी फिलॉसफी है। तो अकॉर्डिंग टू देयर फिलॉसफी और अकॉर्डिंग टू देयर आप कहें कि माइंड मेकअप जो है वो मैनेज करना जो है वो अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन थोड़ा सा मेक डिफिकल्ट। सो जो डिसीजन मेकिंग आपकी पॉलिसी है वो सेंट्रलाइज्ड होने की बजाय डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। ये टॉल एंड फ्लैट आप देख सकते हैं। टॉल में जो है वो आपके पास मेन पे जो है वो प्रेसिडेंट है, एंड देन आपके पास सारी की सारी ये डिवीजन आ रही है। और फ्लैट में जो है वो प्रेसिडेंट के नीचे जो है वो इमीडिएटली मैनेजर है, और मैनेजर के नीचे जो है वो एम्प्लॉय है। यानी जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो दोनों में आपको जो है वो डिफरेंटली देखने में नजर आ रहा है कि टॉल में किस तरह से और फ्लैट में किस तरह से। मोनेस्टिक थ्योरी या नियो क्लासिकल थ्योरी की अगर बात करें, अब बिल्कुल इट इज इंटायरली ऑपोजिट फ्रॉम दी क्लासिकल, ठीक है। ये क्लासिकल के बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कि नियो क्लासिकल है तो मतलब समथिंग न्यू एडेड थिंग। मोनेस्टिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप, रिस्पॉन्ड टू ग्रुप प्रेशर एंड सर्च फॉर द पर्सनल फुलफिलमेंट। इसके अंदर आपकी जो है वो पर्सनल फुलफिलमेंट आ जाती है, आपके सोशल रिलेशनशिप जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप रिस्पॉन्ड करेंगे ग्रुप को, प्रेशर को। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय शिफ्ट इन एम्फसिस फ्रॉम टास्क टू वर्कर। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी जो है वो शिफ्ट होती है फ्रॉम टास्क टू वर्कर, टास्क से वर्कर्स पे। वो बियॉन्ड फिजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंक्लूड क्रिएटिव, कॉग्निटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर। आप जो है वो अपनी फिजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है उसके बियॉन्ड चले जाते हो, ठीक है। उसमें आप क्रिएटिव, कॉग्निटिव और इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर्स जो है इसमें इसके इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कि होली सोली जो है वो इसके पैरामीटर्स इन्वॉल्व है। बेस्ड ऑन मोर डायडिक होता है, टू वे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स जो है वो देखा जाए ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का, तो सोशल रिलेशनशिप जो होते हैं आर एट द हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। मतलब ओवरऑल जब आपके सोशल टर्म्स नहीं अच्छे होंगे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए, तो डेफिनेटली आप जो है वो पुअरली परफॉर्म करोगे ऑन द सेक्सुअल वेलबींग ऑफ द वर्कर के लिए, जो कि क्या होंगे, अच्छे नहीं होंगे, डिपेंडेंट रहोगे आप। वर्कर कम्युनिकेट ओपिनियंस, कंप्लेंट, सजेशन एंड फीलिंग्स टू इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्शन। और वर्कर जो है वो ऑलवेज कम्युनिकेट करते हैं रिगार्डिंग ओपिनियन, कंप्लेंट, सजेशन एंड फीलिंग टू इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्शन। ओरिजिन जो है वो इसका हार्थ्रॉन स्टडीज आ जाती है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। हार्थ्रॉन इफेक्ट क्या होते हैं? द टेंडेंसी फॉर द पीपल टू परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द स्पेशल अटेंशन, ठीक है। स्पेशल अटेंशन ये जो है वो हार्थ्रॉन इफेक्ट जो होता है, इसमें यही होता है कि लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो परफॉर्म करें जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, क्योंकि उनको स्पेशल अटेंशन दी जा रही होती है, ठीक है। तो ये हार्थ्रॉन इफेक्ट जो है वो देखा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी बेस्ड करती है आपकी 4 पैरामीटर्स के ऊपर, स्ट्रक्चर, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये 4 पैरामीटर्स हैं इसके। अब इन 4 पैरामीटर्स में सबसे पहले आपके पास ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है क्लोज्ड एंड ओपन। क्लोज सिस्टम जो है इज सेल्फ कंटेन्ड है एंड यूजुअली कैन बी फाउंड ओनली इन दी
फिजिकल साइंसेस के अंदर वो मौजूद है। ओपन सिस्टम इंटरेक्ट्स बोथ इंटरनली एंड विद इट्स एनवायरनमेंट मच लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ओपन सिस्टम जो होता है वो इंटरेक्ट करता है इंटरनली एंड विद इट्स एनवायरनमेंट मच लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि 3 इसके पैरामीटर्स हैं, इनपुट है, थ्रूपुट है, आउटपुट है। इनपुट में जो है रिसोर्सेज सच एज इंफॉर्मेशन, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, मनीज, एम्प्लॉयज, पेशेंट्स, फिजिशियंस, मतलब ये सारा का सारा आपके पास इनपुट है जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ऑन द अदर हैंड थ्रूपुट जो है वो वर्क प्रोसेस टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट है। आउटपुट जो है द प्रोडक्ट ऑफ द वर्क प्रोसेस है, मतलब उस वर्क प्रोसेस की जो प्रोडक्ट है उसमें एजुकेशन आ सकती है, हेल्थ आ जा सकती है, रिहेबिलिटेशन आ सकती है, डिजीज प्रोटेक्शन आ सकती है, हेल्थ प्रमोशन आ सकती है, डेथ विद डिग्निटी एंड रिसर्च आ सकती है। ठीक है, अब इस फ्लो चार्ट को जरा आप देखें जो कि लाइक अ मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये एक ओपन सिस्टम है, और इस ओपन सिस्टम को देखें कि इनपुट में क्या जनरेट किया गया है, आउटपुट में क्या किया गया है और थ्रूपुट में क्या है, और फिर इसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है। इसमें से बेतहाशा एमसीक्यूज बनते हैं मोस्टली आपके पेपर में भी। इस फ्लो चार्ट को देखें जरा गौर से। आपका जो थ्रूपुट है उसमें आपके पास रिसर्च है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, पॉलिसी है, एथिकल लीगल वैल्यूज हैं, इकोनॉमिक्स है, कंपटीशन है, इकोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ है। आउटपुट में आपके पास एजुकेशन, रिस्टोर्ड हेल्थ, रिहेबिलिटेशन, डिजीज प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रमोशन, डेथ विद डिग्निटी। एंड इनपुट में जो है वो आपके पास सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, पेशेंट्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज आ जाते हैं, मटेरियल्स आ जाता है, मनी आ जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये इसका जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको देखें और से ज़रा।
नेक्स्ट आपके पास जो थ्योरी आ जाती है वो कॉन्टिजेंसी थ्योरी है। कॉन्टिजेंसी थ्योरिस्ट बेसिकली बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस कैन बी इनहांस्ड बाय मैचिंग। इसको हम इनहांस कर सकते हैं बाय मैचिंग। जी जी आ रही है बात। कॉन्टिजेंसी थ्योरी में जो है वो आप ये बिलीव करते हो कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है कैन बी इनहांस्ड बाय मैचिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि जब आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो सेम हो जाता है, मैच कर जाता है, तो ये कॉन्टिजेंसी थ्योरिस्ट का यकीन होता है। इन्वायरमेंट में जो है इन्वायरमेंट बेसिकली इन्वायरमेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, पीपल, ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज। ठीक है, इट कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स।
defined as the people, object and ideas outside the organization that influence the organization, जो कि overall organization को influence करता है. For example, patients and potential patients, थर्ड पार्टी पेयर्स, ठीक है. मतलब एक ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनका आप कह लें कोई कंपनी केस हो गया, लेकिन एक होते हैं पोटेंशियल पेशेंट जो खुद से पे करने वाले होते हैं, ठीक है. एक थर्ड पार्टी पेयर्स होते हैं, जैसे कोई भी आपने इंश्योरेंस वगैरह करवाई हो, ठीक है, इंक्लूडिंग मेडिकेयर एंड मैनेज्ड केयर कंपनीज, ठीक है. मतलब डिफरेंट जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट ये जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये आ जाती हैं, रेगुलेटर्स आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं मार्केट में, सप्लायर्स आ जाती हैं ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं. अब इसमें हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको आप शेप देते हो बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस जो है वो आपके पास इकोनॉमिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट आ जाता है, टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन पेशेंट केयर, ऑर्गेनाइजेशनल साइज आ जाता है, abilities and limitation of the personnel involved in the delivery of the healthcare, for example, nurses, physician, technicians, administrators and patients. मतलब इसमें नर्सेज, फिजिशियन, टेक्नीशियन, एडमिनिस्ट्रेटर, पेशेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं. देन आ जाता है आपके पास कॉस्ट थ्योरी इंस्पायर्ड बाय द फाइंडिंग ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है. ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसकी फाइंडिंग से इंस्पायर होता है. क्वांटम ये है कि मतलब कि क्वांटम बेसिकली हम क्वांटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं. मतलब चैलेंजेस टू लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप एंड प्रपोजेस दैट नेचर्स वर्क डज नॉट फॉलो ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है. मतलब कि नेचर जो है वो वर्क की ऐसी है कि नेचर जो है इसमें जो आपकी वर्क है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है. ऑर्गेनाइजेशन आर लिविंग, मतलब उसको एक लिविंग एंटिटी के तौर पे बताया गया है. सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होता है दैट आर कॉम्प्लेक्स एंड सेल्फ एडेप्टिव, जो कि कॉम्प्लेक्स भी होता है और सेल्फ एडेप्टिव भी होता है. कॉस्ट थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ इंटरवाइन, यानी कि नॉक्ड लिंक्स होते हैं इसके अंदर, एंड डाइवर्सिफाइड चॉइस होते हैं. मतलब कि आपके पास जो है वो डिफरेंट कैटेगरी के लोग जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे. दैट जनरेट अनएंटिसिपेटेड या सरप्राइजिंग कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी, डिफरेंट पीपल जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे. Cause is that the drive to create permanent organizational structure is doomed to fail. मतलब कॉज थ्योरी के अकॉर्डिंग एक परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो आप फॉर द लॉन्ग टाइम जो है उसको नहीं चला सकते हो, ठीक है. द सेट ऑफ द रूल्स दैट गाइडेड द इंडस्ट्रियल नोशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड इंटीग्रिटी मस्ट बी डिस्कार्डेड. मतलब वो जो पुराना जो एक इनफॉर्मल क्लासिकल टाइप नोशन है इंटीग्रिटी है उसको आपने डिस्कार्ड करना है और न्यू प्रिंसिपल्स को विद फ्लेक्सिबिलिटी आपने इंट्रोड्यूस करवाना है. इसके अंदर जो है वो आपके अंदर जो है वो ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर बल्कि एम्प्लॉयज़ के अंदर भी जो है स्पीड ऑफ अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए. ऑन द अदर हैंड इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी कि वो रियल वर्ल्ड सिस्टम के ऊपर जो है वो उसका ज़्यादा बिलीव होता है. दैट इज़ मैनिफेस्ट द इनएबिलिटी ऑफ एनी वन फॉर्मलिज्म being adequate to capture all its properties, ठीक है. It requires that we find distinctly different ways of interacting with system. मतलब आपने different ways से लोगों के साथ interact करना है, distinctly different in the sense that when we make successful models, formal system needed to describe each distinct, ठीक है. तो एक formal system की हमें ज़रूरत होती है कि हम उसको आगे लेके चलें उस एस्पेक्ट को, और जो कि डिराइवेबल हो और फ्लेक्सिबल हो. Complexity theory is useful in healthcare because the environment is rife with randomness and complex tasks, ठीक है. अब complexity theory इसलिए यूजफुल है क्योंकि एक तो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन्वॉल्व है, ठीक है. आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी पीपल इन्वॉल्व है, ठीक है, और कॉमन विद रैंडमनेस एंड कॉम्प्लेक्स टास्क है उसमें. जैसे पेशेंट्स कंडीशन है चेंज इन एन इंस्टेंट या इमीडिएट, नेसेसरी स्टाफ आर नॉट अवेलेबल, और इक्विपमेंट फेल्स ऑल विदाउट वार्निंग, ठीक है. इक्विपमेंट फेल्स है ऑल विदाउट वार्निंग. नेक्स्ट टास्क इन्वॉल्व इंट्रिकेट, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन है between and among staff, patients and the environment. Managing in such ambiguous circumstances require considering every aspect of the system
as it interacts and adapt to change. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी. अब कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में किसी का कोई है क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो लेसन है, मैं आपको बार बार इसको बता रही हूँ. अब जो है वो आप लोगों ने जो इस पे काम करना है वो ये है कि हर थ्योरी के ऊपर जो है बाय नेम जो है ग्रुप्स के अंदर वो आप जो है वो 10 MCQs जो है वो जनरेट करें.